हेलो एवरीवन। आप जैसे कि जानते हैं हम प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मतलब साथ ही साथ प्रीलिम्स के टेस्ट भी सॉल्व कर रहे हैं जो कि विजन आईएएस के हैं। और उसी का सिलेबस देखते हैं और उसके बाद मतलब सब्जेक्ट वाइज सिलेबस देखते हैं और उसके बाद हम प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं सिलेबस जो कि हमारी जो टेस्ट है 12 उसका सिलेबस देख रहे हैं यहाँ पे। तो टेस्ट 12 जो है वो है मॉडर्न हिस्ट्री की, तो उसी का हम यहाँ पे सिलेबस देखेंगे। और हालांकि आजकल यूपीएससी के प्रीलिम्स में आपको 3 4 2 इस तरह से क्वेश्चंस दिखेंगे, लेकिन ज्यादा तो क्वेश्चंस आपको वो एनसीईआरटी से ही दिखेंगे। तो इसीलिए एनसीईआरटी को बिल्कुल स्किप मत करिए, पढ़ते रहिए। तो चलो देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसका सिलेबस देखते हैं, टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा। टेस्ट इसीलिए सॉल्व करने चाहिए क्योंकि हम जो पढ़ते हैं क्या हम उसको याद रख पाते हैं, क्या वो कंसेप्ट हमें याद रह पा रही है, ये चेक किया जाता है टेस्ट के अकॉर्डिंग। पता नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि फुल लेंथ टेस्ट ही सॉल्व करनी चाहिए, बट मेरा खुद का मानना है कि आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सॉल्व करिए, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सॉल्व करने से आपकी सिली मिस्टेक जो होती है वो अवॉइड होगी। अगर आपने अगर आपने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सॉल्व नहीं किए तो आप सिली मिस्टेक करते रहेंगे। और जहां जहां तक मैं जानती हूँ आपको ऐसे लगेगा कि जब पेपर में, एक्चुअल पेपर में यूपीएससी के, आप वहां पे बैठे हैं और आप जानते हैं उस क्वेश्चन को, कितनी बार तो पढ़ा होता है, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन गलत करते हैं वहां पे, और घर आके देख के वही सेम क्वेश्चन आप सही करते हो। तो इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी है, इसीलिए हमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सॉल्व करनी होती है। मैं कोई यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रही हूँ विजन आईएएस के ही टेस्ट आप सॉल्व करें। आपको जिस भी कोचिंग क्लासेस के अच्छे लगते हैं उसी के सॉल्व करें, सॉल्व करते रहिए, क्योंकि मेरा बस यही उद्देश्य है इसके पीछे कि आपकी प्रीलिम्स क्लियर हो। आप प्रीलिम्स की वजह से आपकी मेंस की तैयारी वेस्ट ना जाए। और इतने सालों से इस हम साइकिल में रहते हैं, तो बहुत ही खराब लगता है ना। कभी कभी हम डिमोरलाइज भी हो जाते हैं, तो इससे अच्छा है कि प्रीलिम्स निकलता है तो कॉन्फिडेंस आता है, फिर मेंस लिखते हैं तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, इंटरव्यू देते तो उससे भी और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, और क्लियर करते हैं तो फिर तो पूछने की बात ही नहीं है, वो तो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। तो बस हमें प्रिपेयर करते रहना है। तो चलो देखते हैं सिलेबस, ज्यादा नहीं सोचना है। डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट है, टाइम टेबल मैनेजमेंट करना जरूरी है। टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहिए, रैंडमली कुछ भी मत पढ़ते रहना। ठीक है, ऐसे लगेगा हम तो पढ़ रहे हैं लेकिन हमारा प्रीलिम्स क्यों क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि आप कभी भी कुछ भी उठा के पढ़ रहे हो तो कैसे होगा, कैसे चलेगा, नहीं ना। तो इसीलिए आपको, अगर आपने अभी एंशियंट मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ी है तो साथ में उसको 1 2 घंटा निकाल के उसको रिवाइज करते रहिए ताकि आप वो भूल ना जाए। और साथ में मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़नी है, मॉडर्न हिस्ट्री भी क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग पढ़ते रहिए, अच्छे से याद रहेगी। ज्यादा से ज्यादा यहाँ यहाँ पे जो चार्टर एक्ट्स होते हैं या इंडियन ब्रिटिश इंडियन एक्ट जो है उसके बारे में ही क्वेश्चंस आते हैं, तो उस एक्ट को अच्छे से रटिए। अगर याद नहीं रहते तो उसको रटना शुरू कर देना, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि चार्टर एक्ट 1813 में क्या था और चार्टर एक्ट 1833 में क्या आया था या 1853 में क्या बोला गया है। तो ये कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो चलो अभी हम सिलेबस देख रहे हैं। ये जो टेस्ट है हम सॉल्व करेंगे 30 दिसंबर 2024 को, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो मैं क्या करूंगी, 29 दिसंबर को इवनिंग में आपको ये टेस्ट अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, और ये टेस्ट मेरे पास अवेलेबल इसीलिए है क्योंकि जो पहली वाली बैच थी इसकी उसी के टेस्ट अपलोड किए गए हैं। जो पेड, जिन्होंने पेड लिया होता है उन्हीं से मिलते हैं मुझे ये टेस्ट, ऐसे नहीं कि हाँ मैं कहीं से डाउनलोड कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम इसको, मैं 29 दिसंबर को अपलोड कर दूंगी और
दिसंबर को आपको सुबह, देखो हमारा एक्चुअल यूपीएससी का कब होता है प्रीलिम्स, हमारा होता है 9 से लेके 11 तक, ठीक है। तो इसी टाइम ड्यूरेशन में आप अगर सॉल्व करोगे ना, तो आपका माइंड वैसे ही काम करना शुरू कर देगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि इसी टाइम पीरियड में आप करिए। तो अभी देखते हैं सिलेबस, काफी टाइम से कह रहे हो सिलेबस देखते हैं, लेकिन अभी देखते हैं। सिलेबस देखना है हमें मॉडर्न इंडिया का, जो कि मॉडर्न इंडिया की जो हिस्ट्री आती है 18th सेंचुरी से लेके 1904 तक आती है। तो इसमें हम पढ़ने वाले इतना है, उसके नेक्स्ट वाली जो टेस्ट होगी उसमें और ज्यादा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सोर्स इम्पोर्टेंट है कि कहाँ से पढ़नी है मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री देखो, यहाँ पे ओल्ड एनसीईआरटी है जो कि मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा इनकी है, तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। फिर न्यू एनसीईआरटी जो है थीम इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 जो है, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट आता है। तो इस एनसीईआरटी को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ठीक है। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा की है। और ये जो है क्विक रिवीजन मॉड्यूल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये विजन आईएएस का है। ये इट्स अप टू यू कि आपको यहाँ से करना है नहीं करना है, बट मैं स्ट्रांगली आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस एनसीईआरटी को नहीं स्किप करेंगे। बाकी इसमें जो क्रोनोलॉजी होती है, जो टेबल दिए जाते हैं ऐसे ब्लू कलर में ऐसे ऐसे ऐसे, और उसमें जो बताया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको स्किप नहीं करना है। बाकी आप स्पेक्ट्रम भी फॉलो कर सकते हैं, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्योंकि मैं खुद फॉलो करती हूँ, और ये भी मैं खुद फॉलो करती हूँ। और फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन शेखर, ये बंदोपाध्याय, इनका जो है आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। या बीएल ग्रोवर जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इनका भी, मतलब ये आपके ऊपर निर्भर करता है। देखो मैं तो ये सोर्स स्पेक्ट्रम फॉलो करती हूँ और एनसीईआरटी, इसके अलावा कोई अदर सोर्स नहीं फॉलो करती हूँ। तो बाकी आपको सामने है, आपकी चॉइस है, ठीक है। बाकी ऐसे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, मैं इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करती हूँ। और ये योजना कुरुक्षेत्र पीआईबी, मैं पीआईबी भी फॉलो करती हूँ, ठीक है। ये मैं अपना बता रही हूँ पर्सनल, बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या फॉलो करना है। तो मैं, और यहाँ पे ये कुछ लाइव इवेंट के हैं, TOI के हैं, कभी कभी इनके आर्टिकल अच्छे होते हैं, कभी कभी देखा करो, जो अच्छे लगे वो पढ़ा करें। मैगजीन्स लाइक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, फ्रंट लाइन, इंडिया टुडे, ये मैगजीन है, मैं नहीं फॉलो करती, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो यहाँ पे हम सिलेबस देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है उन्होंने बस एक लाइन में बताया, यहाँ पे थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। इंडिया इन द लेट 18th सेंचुरी, तो यहाँ पे इंडिया अंडर ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल एडमिनिस्ट्रेशन, जो जब ईस्ट इंडिया कंपनियां आई थी 1600 में, तब की बात है ये। और तब का जो कंपनीज का रूल कैसे था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ये सब हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रगल अमंग यूरोपियन पावर्स इन इंडिया, यूरोपियन पावर्स कितनी थी, 5 लोग आए थे, मतलब 5 क्या बोलते हैं कंट्रीज यहाँ पे आई थी, उनका चल रहा था अपना, तो जिसको हम यूरोपियन पावर बोलते हैं। तो वो कौन सी कब आई थी, कौन सी फर्स्ट आई थी, कौन सी लास्ट आई थी, फिर कौन सी फर्स्ट में गई थी, सबसे लास्ट में कौन सी निकल के गई इंडिया से, वो हमें याद रहना है, करना है। फिर यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट डिटेल में बता रहे हैं ना, रेगुलेटिंग एक्ट एंड चार्टर्ड एक्ट। चार्टर मतलब जो ट्रेड के लिए होते हैं उसको चार्टर्ड एक्ट बोला जाता है। रेगुलेटिंग मतलब जो कानून होते हैं उसके अंदर चेंजेस लाना, उसको रेगुलेटिंग कहते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पीट्स इंडिया एक्ट जो है 1774, चार्टर्ड एक्ट्स ऑफ 1784, 1793, 1813, 1833, 1853, ये सब एक्ट है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आप लगभग देखोगे ना तो ऑलमोस्ट यहीं से क्वेश्चंस आते ही, एक तो एटलीस्ट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है, तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इधर देखा जाए तो ये तो सेंचुरी का बताया, यहाँ पे एडवेंट ऑफ यूरोपियन एंड ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, और यहाँ पे देखा जाए तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर
reform, impact, organization of government of India and social religious movement in 19th-20th century। तो ये सोशल मूवमेंट जो है, सोशल रिलीजियस मूवमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ब्रिटिश का मतलब अभी अगर देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चंस आने लग गए हैं, तो ये भी एरिया इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। देखो तो हम कहाँ यहाँ थे, इंडियन किंगडम्स इन 18th सेंचुरी। मराठास थे, पंजाब था, मैसूर था, हैदराबाद था। मैंने बोला ना आपको, यहाँ पे बस एक थीम दे रहे हैं, यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है। फिर ब्रिटिश एक्सपांशन पॉलिसीज, ब्रिटिशर जो थे उनकी पॉलिसीज हुआ करती थी, जैसे कि डॉक्टराइन ऑफ लैब्स, सबऑर्डिनेट अलायंस, ये जो थे ये इनकी पॉलिसीज एक्सपांशनरी पॉलिसीज हुआ करती थी। और अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक पॉलिसीज भी और उनका इम्पैक्ट भी हमारे इंडिया के ऊपर क्या रहा, ये भी पूछा जा सकता है मेंस में। तो इसके ऊपर के जो मेंस के क्वेश्चंस हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। फिर एजुकेशन पॉलिसीज, एजुकेशन वाले जो क्या क्या इन्होंने चेंजेस लाए, कैसे लाए, मतलब वो सब हम यहाँ से डिटेल में पढ़ेंगे। वर्क्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स, तो पहले तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आया था, ठीक है, 1773 में। फिर ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहाँ पे चेंज हो गया, फिर ये चेंज होता है 1833 में ये बनता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ से बनता है, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये बनता है 1833 में। और फिर वाइसरॉय देखा जाए 1858 में, तो यहाँ से वाइसरॉय बनते हैं, ठीक है, वाइसरॉय बन जाते हैं। पहले सिर्फ गवर्नर हुआ करते थे, फिर 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना गया। और फिर पहले कौन सा था यहाँ पे, क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो इस तरह से था। तो ये चेंजेस कौन से एक्ट में हुए हैं, ये सब हमें याद रखना है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन 19th सेंचुरी। मैंने बोला ना यहाँ पे आपको सिर्फ ऐसे बताया है, लेकिन यहाँ हमें डिटेल में दे रखा है। तो यहाँ पे अगर मूवमेंट देखा जाए तो ब्राह्मो समाज है, जो कि बहुत ही ज्यादा ये आई थी 1829 में। आपको इसकी डेट भी याद रखनी है, क्योंकि अगर आपको वो क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए बोला गया तो वहां पे आप गलत नहीं कर पा सकते। फिर आर्य समाज जो कि आया था 1875 में, ठीक है। और थियोसॉफिकल सोसाइटी, आई थिंक ये भी 1893 के आसपास आई थी, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, बट ऐसे ही थी, जो कि यूएसए में बनी थी, और जो जिससे एनी बेजेंट जी थी। रामकृष्ण मूवमेंट भी ये 18 लगभग 95 या 94 के आसपास ही हुई थी। तो ये सोशो रिलीजियस मूवमेंट भी आपको डेट के साथ याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स भी हुई थी, एक मिनट, हाँ, मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए थे, फिर पारसी रिफॉर्म्स मूवमेंट्स भी हुए थे, सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए थे। तो इनके बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। ग्रेट रिवोल्ट 1857, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि आजकल इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन आ सकते हैं आगे जाके, तो घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चेंजेस इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इस रिवॉल्ट की वजह से बहुत सारे चेंजेस आए थे। तो वो क्या क्या चेंजेस आए थे उसको भी हम डिटेल में देखेंगे, ताकि हमारे टेस्ट में उसी से क्वेश्चंस आएंगे। फिर कौंसिल एक्ट है 1861 का, 1892 का, ये कौंसिल एक्ट्स हैं। फिर ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अप टू 1885। फिर फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बना था, 1885 में बना था, ठीक है। फिर मॉडरेट फेज, यहाँ पे ये 1885 से लेके 19
1904 तक है, ये मॉडरेट फेज है। हम आगे देखेंगे एक्सट्रीमिस्ट फेज भी आती है जो कि 1904 से लेके 1920 तक है शायद, ठीक है। और मिसलेनियस एंड अदर डायमेंशंस 18th सेंचुरी से लेके 1904 तक हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना है इस टेस्ट में। फिर ट्राइबल मूवमेंट्स है, पीजेंट मूवमेंट्स आती है, वर्किंग क्लास मूवमेंट्स हुई थी, दलित मूवमेंट्स है, फिर वुमेन मूवमेंट्स है। फिर यहाँ पे अगर देखा जाए ना, रोल ऑफ प्रेस एंड पब्लिकेशन, इसके ऊपर भी बैन लगाया था। किसको फादर बोला जाता है प्रेस का, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। रोल ऑफ बिजनेस ग्रुप्स, फॉरेन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और मिसलेनियस में अगर देखा जाए तो रिफॉर्म्स एक्ट्स, कमिटी, कांग्रेस सेशन, कांग्रेस के जो सेशन होते थे उसके बारे में, गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉयज तक चला था। कहाँ तक, यहाँ से शुरू हुआ था ना 1858 में वाइस रॉय शुरू हुआ था। तो इसके बारे में इतना ही पढ़ना है इस टेस्ट के लिए, बाकी ऑर्डर आगे देखेंगे हम। हाँ, कहाँ पे थे हम? अरे बहुत आगे चल गए क्या? एक मिनट। हाँ, हाँ, तो हमने देखा था मिसलेनियस में भी हमें रिफॉर्म एक्ट्स, कमिटीज, कांग्रेस की सेशन, गवर्नर जनरल, इनके बारे में, पॉलिसीज और ट्राइबल एंड पीजेंट मूवमेंट्स के बारे में हमने नीचे डिटेल में देखा था। लेकिन अब यहाँ पे हमें करंट अफेयर्स की बारी आती है। तो मैंने बोला था आपको अप्रैल से लेके हम 2024 के अप्रैल से लेके हम करंट अफेयर्स कहाँ तक करते हैं, हमारी मई तक एग्जाम है तो अप्रैल 2025 तक तो एटलीस्ट हम करंट अफेयर्स करेंगे, मतलब पूरे एक साल के करंट अफेयर्स आएंगे इसमें। तो देखो अब हमारे पास चल रहा है दिसंबर, तो हमारे पास अप्रैल से लेके एटलीस्ट नवंबर तक जो है वो हमारे पास मैगजीन्स है, तो उसको आप कवर करने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन इस टेस्ट में आपको अगस्त तक के करंट अफेयर्स दिखेंगे, अगस्त 2024 तक के, तो आप उसको भी साइड बाय साइड कवर कर सकते हो। तो अब मुझे आपको एक चीज़ बतानी है कि हम क्या क्या कवर कर रहे हैं। हम एथिक्स देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है एथिक्स को बाद में टाइम नहीं मिलेगा, तो हम एथिक्स कवर कर रहे हैं। साथ में साथ ये सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट चल रहा है, अभी मॉडर्न हिस्ट्री देख रहे हैं हम, तो ये हमारा सब्जेक्ट साथ में चल रहा है जो कि जीएस का है। और आप सीसैट देखोगे साथ में, सीसैट को बिल्कुल भूलना नहीं है, अंडर एस्टिमेट ना करें सीसैट को। तो सीसैट करेंगे, साथ में क्विज सॉल्व करेंगे डेली, ठीक है, और करंट अफेयर साथ में करेंगे। और क्या बचता है, अगर आप ऑप्शनल करना चाहते तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, मैं कोई फोर्स नहीं कर सकती इसके लिए। लेकिन आपको जीएस करना ही करना है, एथिक्स करना ही करना है, और इसके साथ साथ आपको एथिक्स के आंसर राइटिंग भी करना है, आंसर लिखने हैं आपको, ठीक है, एथिक्स के आंसर लिखने हैं आपको। और साथ में मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे आप, और जो भी है रिवीजन के लिए, जो भी आपने पढ़ा है उसके लिए 2 आवर्स आपको देने रिवीजन के लिए। बिना रिवीजन के आगे मत जाइए। अगर आपने पढ़ा है पिछली बार आपने एंशिएंट हिस्ट्री एंड मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ी है, अगर उसको आप रिवीजन नहीं करोगे तो कैसे याद रखोगे। तो रिवाइज करना है, और उतना ही पढ़े जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी फालतू चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो होप कि आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे इस सब्जेक्ट को, और इसके ऊपर की जो टेस्ट है उसको सॉल्व करेंगे। मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अब ये आपकी ईमानदारी है कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए बाद में टाइम नहीं मिलेगा, बहुत कम टाइम है अब तो हमारे पास हार्डली 5 मंथ्स ही बचे हैं एग्ज़ाम के लिए। तो आपके पास बहुत कम टाइम है, अभी से टेस्ट सॉल्व करना शुरू कर दे प्रीलिम्स के लिए, और पढ़ते रहिए।
बस इतना ही कहूँगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।